हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है एनसीएफ 2005। ठीक है, इस टॉपिक से आपको सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं। ठीक, ETC लिख देते हैं। ठीक है, अदर जो टीचिंग एग्जाम्स है उसमें सीटेट पे मान लीजिए आपका 1 से 2 नंबर रख लीजिए, आपको क्वेश्चन आना ही है। 1 से 2 नंबर आपको सीटेट में इस टॉपिक से जरूर ही आएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे, सबसे पहले हम एनसीएफ 2005 के एनसीएफ का फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ है क्या? एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक, और ये 2005 में आया था इसलिए इसको 2005 कहा गया। अब इसका हिंदी क्या होता है एनसीएफ का? तो इस कभी कभी हिंदी का मतलब हिंदी में भी नाम आता है इसका कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये है नेशनल करिकुलम का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, ये इसका हिंदी में है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि एनसीएफ है क्या। ठीक है, बात करते हैं। एनसीएफ एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों बच्चों को क्या किस प्रकार से पढ़ाया जाए। ये जो एनसीएफ का एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों या ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा की गई है कि हम ऐसे चीज़ों को पढ़ाएं या इस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। अब सपोज मान लेते हैं हम बहुत मोटी सी बुक ले लेते हैं, या ऐसा मान लेते हैं हम वो उसकी थॉर्नडाइक की थ्योरी ले लेते हैं। ठीक है, और पावलोव का ले लेते हैं, थ्योरी ले लेते हैं, वाइगोत्स्की का लेते हैं। अब हम इतना ये सब लेके एक थ्योरी पहुंच गए, बच्चे को समझाने लगे। अब बच्चे को क्या समझ में आएगा कि ये थॉर्नडाइक का इन्होंने ऐसा किया था, प्रैक्टिकल किया इसलिए ऐसा, उसको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर बच्चे को उसकी एज के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब, अगर हम उसके एनवायरमेंट से जोड़ के समझाएंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे बच्चे को ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो एनसीएफ में इन्हीं चीज़ों की चर्चा की गई है कि हम क्या और किस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी रूपरेखा कहाँ से ली गई है। तो एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वो रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति निबंध उससे ली गई है। ठीक, आगे है संविधान, यहाँ तक हो गया आपका, ये 2 हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 का उल्लेख संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें लगभग सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक, ये हो गया। ठीक, और आगे बात करते हैं इसके एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मतलब वो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लोग भी इस बार सीटेट दे रहे हैं 7 तारीख को, जिनका भी सीटेट है वो लोग इस चीज़ को जरूर देख के जाए। मैं गारंटी ले रही हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, और जो ये सबसे तो ये सभ्यता, ये आपके एनसीएफ है क्या। दूसरा है सब ये कहाँ से लिए गया है, तो ये लिया गया है सभ्यता एवं प्रगति निबंध से लिया गया है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। ठीक, आगे हम बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कौन कौन से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके आते ही हैं। एक तो ये है, वैसे इम्पोर्टेंट तो सब, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये जो सुझाव दिए गए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले सिद्धांत के बारे में बात करूंगी। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला ये है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बस हम पढ़ाए जा रहे हैं। हमको ऐसे पढ़ाना है कि जो भी हम, जो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है,
जैसे हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम बच्चे को इस प्रकार से सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ बच्चे पहले देखा हो उससे कोरिलेट करके समझाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है तो हाँ पहले हम पूछे, मेरा परिवार है, मतलब मान लेते हैं हमें कुछ पढ़ाना है तो हम बच्चे के जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, बच्चे ने कुत्ता देख रखा है, बिल्ली ने देख रखा है, छोटा बच्चा तो यही जानेगा ना, ये तो जानता नहीं है। अब हम थॉर्नडाइक की थ्योरी लेके बैठ जाएंगे कि थॉर्नडाइक ने तो ये दिया था, वो उससे नहीं समझेगा। जो बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, जो उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं उससे हम अगर कोरिलेट करके कुछ सिखाएंगे तो वो ज़्यादा समझेगा। और बच्चे के लिए, उसके लिए तो मेरा परिवार, जो उसका परिवार ही उसका सबसे बड़ा पहला गुरु होता है। ठीक, तो इसका मतलब यही है कि हम जो भी सिखा रहे हैं वो सिर्फ हम स्कूल के अंदर के जो ज्ञान है उससे नहीं, बल्कि बाहर जो उसने देख रखा है, जो उसने सीख रखा है अपने आसपास से, उससे कोरिलेट करके हम सिखाएं। ठीक है, आगे ये हो गया। आगे हो गया सेकंड, हम बात करते हैं पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, सेकंड है आपका जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो रटंत विद्या, जैसे हम पढ़ते हैं हाँ रट लेते हैं, वो वाला नहीं है, बल्कि हमें बच्चों को ऐसा मतलब मोमेंट देना है कि वो मतलब रट के नहीं, बल्कि वो हमें बच्चे को समझाना है और हमें ऐसा माहौल देना है कि वो डंडे की नोक से नहीं, बल्कि वो उसको सीखने में और मतलब इंजॉय करे। वो हमें डरा के बच्चे को नहीं पढ़ाना, बल्कि हमको ऐसा एनवायरनमेंट देना है उसको जोड़ने में, तोड़ने में, सीखने में, और उसको सीखने में मजा आए, वो खुद से आए क्लास में बैठे, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, और हमें रट्टू तोता नहीं बनाना बच्चे को। ठीक, सेकंड हो गया। अब ये हो गया थर्ड पे हम शिक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को अधिक लचीलापन बनाना। ठीक, ये हो गया परीक्षा है। ठीक है, सॉरी, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। पहले होते थे एग्जाम, जैसे सब 6 महीने पे और अर्धवार्षिकी और वार्षिकी परीक्षा होती थी, तो बच्चे को अगर नहीं आता तो मूल्यांकन होता था, लगता था कि यार क्या ही होगा, हम फेल ना हो जाए, ये है। और मूल्यांकन होता बच्चे का नहीं होता तो बच्चे बहुत डरते थे। तो अभी लचीलेपन से तात्पर्य कि हम बच्चे को सुधार सकते हैं, हम टेस्ट ले सकते हैं और जो भी गलतियां कर रहा है, जहाँ पे बच्चे की वीकनेस है, उसको हम जान सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षा प्रणाली की थोड़ी लचीलापन हो गया। इससे हमें जल्दी से पता और बच्चे की गलतियों को सुधार सकते हैं और वो इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, अब आगे है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तो अगर पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो तो कैसी होनी चाहिए? तो आपकी पाठ्यचर्या होनी चाहिए बाल केंद्रित। सॉरी यार, मेरा मार्कर नहीं चल रहा। आपकी पाठ पूंज, हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो जो हमारी जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक बुक के हिसाब से नहीं, बल्कि हमें ऐसा पढ़ाना है कि वो हमारे जो बच्चा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, हमें बहुत बड़ा वो ज्ञान ही नहीं बढ़ना, हमें ऐसा करना है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। हमें तो बच्चे को समझाना है। तो पाठ्यचर्या आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, पाठ्यचर्या आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि हमें अपने देश को या अपने राष्ट्र को ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कुछ भी उच्च शिक्षा, इसका मतलब अगर हमें सिर्फ जॉब ही लेनी है, हमें एक अपने राष्ट्र को, अपने देश को एक अच्छा व्यक्तित्व वाला या आस्थावान व्यक्ति भी देना है, जिससे हमारे मूल्य भी तैयार हों। एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्ति भी हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं, इसलिए हमें ऐसा विद्यार्थी भी देना है। ठीक है, शायद आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं सुझाव।
तो सुझाव एनसीएफ 2005 में सुझाव क्या क्या दिए हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें बालक सक्रिय दिया है, ठीक है। बालक सक्रिय से क्या, जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें बालक सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय। ऐसा नहीं हो, सक्रिय का मतलब कि बच्चे को हम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर हमको ऐसे करना है कि वो बच्चे को डरा रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना है। बच्चे इस वजह से ना सीखे कि टीचर हमको डांटेंगे मारेंगे, इस वजह से वो डर की वजह से सीख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम उसको ऐसा एनवायरमेंट दें, हम ऐसे चीज़ें बदल बदल के ऐसा पढ़ाएं कि उसको मजा आए, वो डर की वजह से ना सीखे, ठीक है। और वो खुद से जोड़े तोड़े, उसको हम ऐसे मौके दें, और उसको अपने दोस्तों के साथ जो क्लासमेट्स होते हैं उसको ऐसे दें कि वो खुद से सीखे, खुद से जोड़े तोड़े बनाए, उसको मजा आए करने में। और सेकंड हो गया सीखने का डर, अनुशासन की जगह आनंद से जोड़ा जाए। जो उसको जो सीखने का डर, उसको हम डराएं नहीं, एनवायरमेंट, यही चीज मैंने जो अभी आप लोगों को बताई है, ठीक। सीखने का डर अनुशासन की जगह आनंद से जोड़ा जाए, हम उसको डराएं नहीं, उसका ऐसा एनवायरमेंट, उसकी जो हम उसको पढ़ा रहे हैं ना, उसको इतना रुचिकर बनाए कि उसको मजा आए, उसको डर ना लगे बच्चे को, ठीक। आगे है सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, सेम चीज़ बार बार हम करेंगे, वही चीज़ बार बार इक्वल करते जाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। हमें बार बार चीज़ें बदलनी चाहिए ताकि वो क्लास या वो एनवायरमेंट थोड़ा पढ़ने में मजा आए, बोर ना लगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ सेम चीज़ एक ही बार वही सेम टाइप करेंगे तो क्लास फिर वो रुचिकर नहीं रहती, वो मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक। आगे बात करते हैं, स्कूल, घर, समुदाय, सम्मान, उसकी भाषा संस्कृति का सम्मान किया जाए। कोई भी बालक किसी भी संस्कृति और भाषा का आता है, सपोज एक दिल्ली का बच्चा है और एक गांव का बच्चा है, तो दोनों की संस्कृति और भाषा में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो अगर वो दोनों बच्चे अलग अलग आ रहे हैं और वो एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, तो हमें दोनों की संस्कृति और उनकी भाषा का सम्मान करना है, और इससे उन दोनों को सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर एक जो गांव का बच्चा होगा, वो जो दोनों एक साथ जब बैठेंगे बात करेंगे, तो एक गांव के बच्चे को एक जो सिटी का बच्चा, उससे उसको पता चलेगा कि अच्छा गांव में ऐसा भी होता है, अच्छा गांव में ऐसे बोलते हैं। और जो सिटी वाला गांव वाला बच्चा, उसको भी सीखने को मिले, अच्छा सिटी में ऐसा होता है, अच्छा ये लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसी इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, अच्छा ऐसा होता है। तो दोनों को लाभ होगा इससे, ठीक है। इससे भी सीखने को मिलता है। इसको हमें निगेटिविटी में बिल्कुल नहीं लेना कि दोनों अलग अलग हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में कि अगर दो अलग अलग संस्कृति, दो अलग अलग जगह के लोग हैं या द्विभाषिकता है, तो उससे क्लास में क्या होगा, ठीक है, तो उससे आपको लाभ ही होगा, ठीक है। क्लास में ऐसे क्वेश्चन मतलब सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे दिया है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता के 4 कौशल हैं, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुभाषिकता, ठीक, भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है, लगभग हर साल आता है। मैंने दो बार सीटेट दिया है, क्वालिफाइड हूँ मैं 2 बार सीटेट दे के, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, ये आप लोगों को तो याद रखना ही रखना है, और ये भी याद मतलब इम्पोर्टेंट जो है वही मैं लेके आई हूँ। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लेके आई हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये आप इसको जरूर याद रखें, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, आप लोगों को समझ में आया, तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो अब मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, आप लोग उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।